नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के अंतर्गत जो कि मैंने कल क्या कहते हैं उसे पुर्तगाली कंपनी को पुर्तगालियों को मैंने पढ़ा लिया था और आज मैं डच कंपनी और डेनिश कंपनी के आगमन, उनके व्यापारिक केंद्रों तथा उनके पतन के कारण का अध्ययन करेंगे। यह विषय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इसे पूरा वीडियो देख लेंगे तब लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा। इससे एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा 100% का एकदम, मैं गारंटी तो नहीं लेती हूँ लेकिन 100% एकदम श्योर हूँ कि इससे आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आइए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे डच कंपनी का आगमन। तो ये देखिए, यूरोप में डच कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो 1602 ईस्वी में यूरोप में हुआ था। और भारत में कब हुआ था? तो ये 1605 ईस्वी में हुआ था। और कंपनी का नाम, डच कंपनी का नाम वरिंगदे ओस्टो इंडेज कंपनी है। और प्रारंभिक पूंजी, मतलब कि ये कंपनी कितने रुपए में जा कर के ये लोगों का बना था? तो इस कंपनी को 65 लाख गिल्टर पूंजी लगाकर शुरू किया गया था। और आइए देख लेते हैं, ये 1596 ईस्वी में कार्नेलिस डी हाउटमैन केप ऑफ गुड होते हुए सुमात्रा एवं बांटम पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक थे। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग इसे अब कर लेंगे इसे पढ़ने के बाद। और आइए देख लेते हैं, 1619 ईस्वी में जकार्ता को जीतकर बैटिविया नामक शहर बसाया गया और पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। और ये देख लेते हैं, 1639 ईस्वी में गोवा पर घेरा डाला और 1641 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया। डचों द्वारा भारत में नील, सोरा व सूती वस्त्र का निर्यात किया गया था। इसके अतिरिक्त वे कस्तूरी, चावल व अफीम के व्यापार भी करते थे। ये डच कंपनी करते थे। और ये देख लेते हैं डच कंपनी का आगमन एवं प्रमुख फैक्ट्रियाँ। तो आइए देख लेते हैं, मछलीपट्टनम। अगर आप लोगों से पूछ लेगा कि डच कंपनी का प्रमुख फैक्ट्री कौन सा था, पहला कारखाना कौन सा था, तो ये मछलीपट्टनम था। ये 1605 ईस्वी में शुरू किया गया था और पुलिकट 1610 ईस्वी में शुरू हुआ था और सूरत 1616 ईस्वी में शुरू हुआ था। और आइए देख लेते हैं विशाखापट्टनम, और भी इसके मतलब कि फैक्ट्री हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम में खोला गया था, कोच्चि में खोला गया था, नागपट्टनम तमिलनाडु में खोला गया था, चिनसुरा में खोला गया था, कासिम बाजार में खोला गया था, बालासोरा में और बड़ा नगर में भी खोला गया था। और आइए देख लेते हैं, प्रारंभ में डचों की अधिकांश व्यापारिक फैक्ट्रियां पूर्वी तट पर थी क्योंकि वे इंडोनेशिया से जुड़े हुए थे। शुरुआत में डच व्यापार इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों तक सीमित था, लेकिन बाद में भारत से संपर्क हुआ और उन्होंने सूती वस्त्र के व्यापार को भी शामिल किया। और ये देख लेते हैं, डच भारत में पैगोडा नामक सोने के सिक्के ढालते थे। डच कंपनी का नियंत्रण सीधे डच सरकार करती थी। और देख लेते हैं व्यापारिक व्यवस्था, डच कंपनियों का व्यापारिक व्यवस्था। अंग्रेजों और डचों के बीच डचों की व्यापारिक व्यवस्था का उल्लेख 1722 ईस्वी के दस्तावेजों में मिलता है। यह पूरी व्यवस्था काइटेज पर आधारित थी। डचों का पतन, आइए देख लेते हैं। भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुआ था और बेदरा के युद्ध के बाद इस युद्ध में डच पूरी तरह से हार गए थे। और आइए देख लेते हैं डच के बारे में और भी पढ़ लेते हैं हम। डच व्यापारिक भारत में, मतलब कि जब ये भारत में आगमन किए थे तो डच व्यापारिक भारत में मसालों और व्यापार के लिए आए थे। उन्होंने भारत में कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो अभी हम लोग केंद्र तो पढ़े, सूरत, पुलिकट, नागपट्टनम, चिनसुरा आदि हैं। और डच कंपनी का भारत में उद्देश्य क्या था? डच कंपनी का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था मसालों का व्यापार करना
भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार बढ़ाना। और सेकंड था अधिक लाभ कमाना। इसमें तो टाइप करते हुए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, नहीं टाइप हो पाया है, लेकिन मैं आप लोगों से ये बता दे रही हूँ, आप लोग इसे नोट्स कर लीजिएगा, ठीक। और डच कंपनी के पतन का कारण तो देख लेते हैं। डच कंपनी का पतन का कारण क्या था? अंग्रेजों के कड़ी प्रतिस्पर्धा और भारत की तुलना में इंडोनेशिया के व्यापार पर अधिक ध्यान देना। और सेकंड था अंग्रेजों की बढ़ती सैन्य शक्ति थी। और 1759 ईस्वी में अंग्रेजों से हुई चिनसुरा युद्ध में हार हुआ था। तो अब देख लेते हैं हम लोग इधर ब्रिटिश कंपनी का। तो यूरोप में इसका स्थापना 1699 ईस्वी में हुआ था और भारत में 1616 ईस्वी में हुआ था। कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ था। तो आइए देख लेते हैं इसका। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को एक रॉयल चार्टर कर इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्ष के लिए व्यापार करने की अनुमति दी थी। 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर लिया। यह कंपनी 30.133 पाउंड की पूंजी लगाकर स्टार्ट कर दी गई थी और ब्रिटिश कंपनी स्थापित होने के समय मुगल बादशाह अकबर था। और आइए देख लेते हैं इनकी प्रमुख फैक्ट्रियाँ या कारखाना। अब तो 1608 ईस्वी में सूरत में प्रथम फैक्ट्री अस्थायी रूप से खोला गया था और 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम दक्षिण भारत की प्रथम फैक्ट्री थी। अगर आप लोगों से पूछ लेगा दक्षिण भारत की प्रथम फैक्ट्री कौन सी है, तो 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम थी। और 1613 ईस्वी में सूरत उत्तर भारत की प्रथम अस्थायी फैक्ट्री। ये सूरत में 1608 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री खोला गया था, लेकिन ये अस्थायी रूप से था। और 1613 ईस्वी में सूरत में खोला गया था, जो उत्तर भारत की प्रथम अस्थायी शैली थी। ये अस्थायी और अस्थायी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। और 1633 ईस्वी में बालासोर और हरिपुरा ये हरिहरपुर उड़ीसा में पड़ता है और ये पूर्वी तट की प्रथम फैक्ट्री है। 1639 ईस्वी में मद्रास में कारखाना स्थापित हुआ और 1651 ईस्वी में कासिम बाजार और हुगली में कारखाना खोला गया। तत्पश्चात बिहार, पटना और ढाका में भी कारखाने खोले गए थे। 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। और आइए आगे देख लेते हैं मुगल शासकों के काल में ब्रिटिश का आगमन। आइए देख लेते हैं। अकबर 1656 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक इनका शासनकाल था और 1583 ईस्वी में रॉल्फ चिप भारत आया, जो कि एक ब्रिटिश व्यापारी और यात्री था। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल ब्रिटिश खोजकर्ता थे और भारत में स्थल मार्ग से आने वाला ये पहला अंग्रेज थे। ये ब्रिटिश थे। और आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक भी क्लास आप लोग स्किप नहीं करेंगे। अगर आप लोग स्किप कर देंगे तो आने वाले परीक्षाओं से वंचित हो जाएंगे। इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा एकदम बना बनाया हुआ नोट्स है। आप लोग बस इसे कॉपी उठाइए, पेन लीजिए, लिखिए, पढ़िए अच्छे से। हर एक एग्ज़ाम्स आप लोगों का निकलेगा। ऐसा नहीं है कि ये नोट्स मेरा बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अगर आप लोग इसे पढ़ लेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये नोट्स कितना पावरफुल है। तो आइए देख लेते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस और रॉल्फ चिप हेक्टर नामक एक जहाज़ से सूरत बंदरगाह पर उतरे थे ये। और नेक्स्ट देख लेते हैं। विलियम हॉकिंस प्रथम अंग्रेज उत्तराधिकारी था जो राजदूत के रूप में जहांगीर से आगरा मिलने आया था। जहांगीर ने उसे इंग्लिश खाकी उपाधि दी थी और 400 मनसब प्रदान किया। हॉकिंस फारसी भाषा का जानकार था। और 1611 ईस्वी में हेनरी मिल्टन भारत आया
और भारत में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। वह मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा और व्यापार करने की अनुमति पाई। इसके बाद जहांगीर ने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेज़ों को अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। और आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंग्रेज कंपनी कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के समीप स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को पराजित कर उनके व्यापारिक एकाधिकार को भंग कर दिया गया और 1612 ईस्वी में स्वाली के युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को हराया था। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग पूरे मतलब कि क्लास तक बने रहेंगे, लास्ट क्लास तक बने रहेंगे फ्रेंड्स। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसे पढ़ के पेपर देंगे, अगर आप लोगों का पूरा क्वेश्चन फंसता है, आप लोग पास होते हैं, तो मेरा मेहनत पूरा वसूल हो जाएगा। आप लोग भी पढ़िए, अपने फ्रेंड के पास भी भेजिए, ताकि वो लोग भी पढ़ सके इस वीडियो से। और इसमें वीडियो में पूरा का पूरा समरी है आप लोगों के लिए, एकदम बहुत ही बेस्ट नोट्स है आप लोगों के लिए। 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का दूत सर टॉमस रूफ जहांगीर के दरबार में आया था। उनकी पहली मुलाकात अजमेर में हुई थी। उनका मुख्यालय मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्रियाँ स्थापित करने का अधिकार प्राप्त करना था, जिसे उसने प्राप्त कर लिया। और 1623 ईस्वी तक अंग्रेज़ों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, भड़ोच में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कर ली। और आइए देख लेते हैं, दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम कोठी का स्थापना की है, जो कि 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में थी। और इसके पश्चात 1639 ईस्वी में मद्रास में व्यापारिक कोठी खोली गई। और पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में खोला गया था। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं जहांगीर के बारे में। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान दिया गया, जिसके माध्यम से अंग्रेज़ों ने 500 रुपये प्रति के बदले गोलकुंडा राज में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। और जहांगीर की बेटी राजकुमारी की तबीयत खराब हो गई थी, तो ब्रिटिश डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने उसका सफल इलाज किया, जिससे खुश होकर शाही परिवार ने व्यापारिक रियासतें दी। और 1651 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर शाह शुजा ने 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में व्यापार की अनुमति दी। इसी वर्ष हुगली नगर में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। और तत्पश्चात बंगाल, बिहार, पटना और ढाका में भी कारखाने खोले गए। और आइए देख लेते हैं फ्रांसिस डी ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलेबंदी कोठी बनाई, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। और आइए देख लेते हैं औरंगजेब के बारे में। 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। सर जॉन चाइल्ड्स ब्रिटिश अधिकारी को औरंगजेब ने पराजित कर दंडित किया था और कंपनी पर 1.5% की जजिया कर लगा दिया था। 1686 ईस्वी में अंग्रेज़ों को हुगली में लूटपाट को लेकर मुगल सेना से संघर्ष हुआ, जिसके बाद कंपनी को सूरत, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम के कारखानों को छोड़ना पड़ा। लेकिन बाद में क्षमा याचना के बाद 1.5 लाख की मतलब 1.5 लाख रुपए का मुआवजा लेकर पुनः व्यापार का एकाधिकार दे दिया गया और औरंगजेब ने इस कारखाने को पुनः कब्जा दे दिया और व्यापार करने की अनुमति दे दी। और
कलकत्ता को अंग्रेज़ों ने 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। कोलकाता 1764 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है और एकांत कमरे में बिना पंखा के पूरा वीडियो शूट करना इतना गर्मी में आप लोग तो समझ ही सकते हैं। और वीडियो का पूरा नोट्स लिख करके पूरा याद करिए, हर एक एग्ज़ाम में आने वाला है, आप लोग चाहे जिस भी एग्ज़ाम से का तैयारी कर रहे हों। और आइए देख लेते हैं 1698 ईस्वी में अजीम उल शाह मतलब बंगाल का सूबेदार व गवर्नर द्वारा अंग्रेज़ों को सुल्तानती कलिकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी मिली और जॉब चारनाक ने इन तीनों गांवों को मिलाकर कोलकाता की नींव रख दी। और 1702 ईस्वी में नया ब्रिटिश राजदूत विलियम नॉरिस भारत आया। और आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, फर्रुखसियर के बारे में देख लेते हैं। फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1739 ईस्वी तक रॉयल फरमान। आइए देख लेते हैं इनके बारे में। 1716 ईस्वी से 1717 ईस्वी तक जॉन सुरमन हैमिल्टन जो एक डॉक्टर था और शहीद भारत आए थे। डॉक्टर हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखसियर के एक गंभीर रोग का सफल इलाज किया था। तो 1717 ईस्वी में इलाज से खुश होकर फर्रुखसियर ने व्यापारिक सुविधाओं वाला एक शाही फरमान जारी किया। इसमें इस फरमान के अंतर्गत एक निश्चित वार्षिक कर के रूप में 3000 रुपये चुकाकर कंपनी को बंगाल में निःशुल्क मुफ्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इसमें जो किसान काम करते थे उनके लिए भी निःशुल्क कर दिया और जो बाहर से आए थे उनके लिए भी निःशुल्क कर दिए। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा दिक्कतें आई। और आइए देख लेते हैं, इसके साथ ही मुंबई के कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्णतः मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। और ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ने इस शाही फरमान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का महान अधिकार पत्र मतलब कि मैग्ना कार्टा कहा। और आइए देख लेते हैं आगे, नए स्वतंत्र। ये मुझे थोड़ा आगे इसको करना चाहिए था, लेकिन टाइप इसमें हो गया है तो मैं आप लोगों को ये पढ़ा दे रही हूँ। आगे आप लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कुछ नए स्वतंत्र प्रांत एवं उनके संस्थापक के बारे में। मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने में कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिनके प्रमुख संस्थापक निम्नलिखित हैं। तो आइए देख लेते हैं। आधुनिक मुंबई का संस्थापक गेराल्ड ओंगियार थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। स्वतंत्र अवध का संस्थापक शहादत खां हैं और स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक व बंगाल का पहला नवाब तो मुर्शिद कुली खां हैं। और स्वतंत्र कर्नाटक का संस्थापक व कर्नाटक का पहला नवाब तो सादुतुल्ला खां हैं। और हैदराबाद का संस्थापक या हैदराबाद का पहला निज़ाम पूछे आप लोगों से तो निज़ाम उल मुल्क चिनकलीज खां जाह प्रथम, ये इनका उपनाम है। तो आइए देख लेते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 17 मार्च 1616 ईस्वी में हुआ था और इनके संस्थापक डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ थे। और आइए देख लेते हैं इनके बारे में। डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ ने 17 मार्च 1616 ईस्वी को एक शाही चार्टर के माध्यम से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था। और आइए देख लेते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख फैक्ट्रियां और उनके विस्तार। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना तमिलनाडु के त्राकेम्बार में 1620 ईस्वी में स्थापित किया था। और इसके बाद आइए देख लेते हैं, इसके बाद इन्होंने बंगाल के श्रीरामपुर में 1676 ईस्वी में अपनी दूसरी
और प्रमुख फैक्ट्री स्थापित की जो इसका मुख्य व्यापारिक केंद्र बने। और कंपनी का अंत डेनिश व्यापारी भारत में अपना प्रभाव मजबूत नहीं रख सके और अंततः 1745 ईस्वी में डेनिश अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेज को बेचकर चले गए। और ये डेनिश कंपनी का उद्देश्य के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया है। तो डेनिश कंपनी का मुख्य उद्देश्य था मसालों और कपड़ों और अन्य वस्तुओं का व्यापार करना था और भारत में व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था। और ये डेनिश का पतन इसमें नहीं लिखा पाया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। इसका मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों का, आप लोग इसे नोट्स कर लीजिएगा। डेनिश कंपनी का पतन का कारण था पूंजी और संस्थाओं की कमी और दूसरा था अंग्रेज़ों और डचों से प्रतिस्पर्धा, तीसरा था व्यापार से पर्याप्त लाभ न होना, सैन्य शक्ति का अभाव। और देख लेते हैं इसके बारे में। 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने भारत में अपनी सभी बस्तियां अंग्रेज़ों को बेचकर अपने वतन चले गए। तो फ्रेंड्स, इसका था पतन का कारण डेनिश कंपनी का। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और ये आप लोगों को इसमें से कुछ भी काटना छाटना नहीं है, ये एक प्रकार का नोट्स आप लोगों का है। इसे लिखिए और बस याद करिए। तो जय हिंद फ्रेंड्स। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिलत रहा था। रख देवा करा। अरे रख दे थे तो ऐसे टप टप करे वाला, आगे पीछे ऐसे करे वाला और ये ऐसे करे वाला रहा। तो ये काहे ले रहा मोबाइल ये सोला कर अपने हाथवा में भी ले रहा कर। अरे खड़खड़ाहट है। अब आगे से हम समझ में हम कपड़ा लगाए करते हैं, कपड़े लगाए कर इससे कोई फायदा नहीं है। हरामी से हिलत रहा था। बहुत गर्मी लगा था।